ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने तुम लोगों को उस दिन बताया था, मैं भी हमको लगा मैंने प्रतिबंध तक तुम लोग को पार्ट फर्स्ट में बताया था, है ना। सेकंड पार्ट है। हम तुम लोग को आज गोलीय दर्पण से स्टार्ट करेंगे और कुछ समतल दर्पण के बारे में बताएंगे, और जहां तक हो पाएगा 45 मिनट में वहां तक डिस्कशन होगा हम लोग का। ठीक है, ठीक है, देखते हैं सेकंड पार्ट है तुम लोग का है वो गोलीय दर्पण। सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण देख ले रहे हैं। ठीक है, समतल दर्पण तुम्हारा क्या होता है ना। कोई भी ऐसा दर्पण हो जिसकी जो चिकनी सतह हो जो बिल्कुल बराबर हो, ठीक है, समतल हो, यानी कि गोल ना हो, उसे बोलते हैं समतल दर्पण। जैसे जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, घर पे हम लोग का होता है ना बिल्कुल बराबर, उसे हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण, है ना। तो हम लोग सीधे लिखेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, या फिर इसको तुम गोलीय पृष्ठ बोलो, क्या बोलते हैं, चिकना पृष्ठ भी बोल सकते हो। ठीक, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण की एक खासियत है कि समतल दर्पण का एक आवर्धन होता है। ठीक है, समतल दर्पण का आवर्धन कभी एक से अधिक नहीं होगा। ठीक है, एक से अधिक कभी नहीं होगा। और इसके अलावा इसकी एक मेन पॉइंट है, जो नोट है वो है समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण वस्तु की आधी ऊंचाई का होना चाहिए। यानी अगर तुम्हें किसी भी वस्तु का, अगर ये सोच रहे हो कि उसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में दिखाई दे, तो समतल दर्पण उसकी आधी ऊंचाई का हो। जैसे अगर मान लिया कोई वस्तु 1 मीटर की है, ऊंचाई कितनी किसी वस्तु की 1 मीटर की है, तो अगर तो समतल दर्पण तुम्हारा आधे मीटर की ऊंचाई का होना आवश्यक है। अगर समतल दर्पण आधी ऊंचाई से कम का होगा तो उसमें तुम्हारा जो है उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। ये सीधी बात है। ठीक है, तो इधर मैंने पेपर इसका एक चीज जान लो, है ना। इसका जो आवर्धन होता है, ठीक है, कभी कभी आता है अधिकतम इसका अधिकतम आवर्धन तुम्हारा कभी क्वेश्चन को 1 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, 1 होता है। ठीक है, अधिकतम आवर्धन इसका 1 ही होता है। ठीक, अब इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे गोलीय दर्पण पे। गोलीय दर्पण तुम्हारा क्या होता है, तो अगर गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो। ठीक है, सीधी चीज है ना। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। नंबर 1,
अवतल दर्पण। नंबर 2 उत्तल दर्पण। ये नोट करो। देखो तुम्हारा जो हुआ, जैसे अवतल दर्पण होता है तुम्हारा, ठीक है, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होता है? दर्पण दो प्रकार, जैसे मान लो जिसका जो परावर्तक पृष्ठ हो वो अंदर की ओर घुसा हो, ठीक है, दबाओ कि चेहरा देखे तो इधर से ना दिखाई दे, जो अंदर हो उसके अंदर ऐसे दिखाई दे, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण क्या होता है? जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण की अगर हम बात करें, ठीक, तो देखो अवतल दर्पण ऐसा होता है, हम ऐसे बना दिए, ये हो गया। अब इसके पीछे ये मान लिया दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिरर। तो दर्पण का एक सिरा ये हो गया, तो M1 इसे बोल देते हैं, M2 हम लोग इसे बोल देते हैं। इसके पीछे साइड पेंट होता है, तो पीछे साइड पेंट को हम ऐसे दर्शा देते हैं कि मान लिया ये पीछे क्या हुआ, ये पीछे इसके पेंट लग गया, ठीक है। और जब तक पेंट नहीं लगेगा तब तक चेहरा दिखाई नहीं देगा। पीछे पेंट कर दिए तो अंदर की ओर से हमको चेहरा दिखाई देने लगा। अब तो इसे बोल देते हैं हम अवतल दर्पण, ठीक है। अब इसमें अवतल दर्पण कुछ चीजें हैं, तो लोग अब इसमें डिस्कस किए देते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण, अब इसका जो मिड पॉइंट होता है, बिल्कुल मध्य का, कि ऊपर से नीचे दूरी बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं ध्रुव। और ध्रुव को दर्शाते किससे हैं? P से, ठीक है। अब जहां पर वस्तु रखी जाती हो, मान लिया इसके सामने कहीं वस्तु रखी गई हो, तो वस्तु एक काल्पनिक रेखा, इस पर क्या किया जाए? मान लिया जाए कि एक काल्पनिक रेखा के हम लोग मान लेते ना कि चलो माना यहाँ से वहां तक बिल्कुल सीधी एक रेखा है, लेकिन हम लोग रेखा खींचते तो नहीं है ना, तो वो क्या, वो हमारी कल्पना पे आधारित होता है। तो जिसकी हम कल्पना करते हैं वो काल्पनिक। अगर रेखा हम सोचे कि अच्छा ठीक, ये मान लिया यहाँ से वहां तक रास्ता है, तो क्या हो गया? वो काल्पनिक हो गई रेखा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं? इसी काल्पनिक रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब तुम्हारी थोड़ी जानकारी के लिए इतना पर्याप्त है, बाकी अभी अवतल दर्पण पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे इसके बाद। हम देखते हैं नंबर 2 में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण हम यहाँ बनाया दे रहे हैं, अच्छा ठीक है। उत्तल दर्पण क्या? देखो अवतल दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ इधर पेंट कर दिए, तो दबा हुआ पृष्ठ क्या हुआ? परावर्तक हुआ, अंदर की ओर दिखने लगे। हम अंदर की ओर वाले को पेंट कर दें, है ना, और इधर से दिखने लगे, तो वह उत्तल दर्पण हो गया, यानी कि उभरा हुआ। ये परावर्तक पृष्ठ जब उभरा हुआ हो तो क्या होता है? उत्तल दर्पण, ठीक है। हम इसको ऐसे बना सकते हैं, इसके अंदर पेंट कर दिए, ऐसे पेंट कर दिए इसके अंदर। अब M1 M2 ये क्या हो गया? मिरर हो गया, इसके बीच का ध्रुव हो गया, ये तुम्हारा परावर्तक पृष्ठ हो गया। ये वस्तु मान लिया से लाइट गई और ये तुम्हारा मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव P हो गया, तो ये जैसे टकरा करके यहाँ से वापस आ गई, ठीक है। तो ये क्या है? ये तुम्हारा उत्तल दर्पण। देखो अगर अवतल दर्पण की हम लोग बात करें, तो अवतल दर्पण में तुम्हारे दोनों दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसमें तुम्हारा सबसे पहले तो दर्पण का एक चीज होता है, उसे हम लोग बोल देते हैं दर्पण का
द्वारक तुम्हें पता होना चाहिए, ध्रुव पता होना चाहिए तुम्हें क्या होता है, दर्पण का ध्रुव। नंबर 3 तुमको ये पता होना चाहिए कि मुख्य अक्ष क्या है, दर्पण का मुख्य अक्ष तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा फिर तुम्हें जो है मुख्य फोकस पता होना चाहिए, मुख्य फोकस के बारे में पता होना चाहिए। और फिर फोकस दूरी की जानकारी होनी चाहिए। फोकस दूरी क्या है भाई, फोकस दूरी और मुख्य फोकस और फोकस दूरी। अब इसके अलावा फिर तुमको ये पता होना चाहिए वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या और फिर तुमको ये पता होना चाहिए वस्तु, वस्तु और फिर ये प्रतिबिंब कैसे बनता है तुमको ये मालूम होना चाहिए, है ना, प्रतिबिंब। ये इतनी चीजें अगर तुम लोगों को जानकारी है तो तुम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के से पूछे गए सभी क्वेश्चनों का अच्छा सा उत्तर दे पाओगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि दर्पण का द्वारक है ना। सपोज देन हम यहाँ पे बनाए दे रहे हैं तुम्हारा, ये मान लिया हम लोग अवतल दर्पण से डिस्कशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले शुरू किया अवतल दर्पण, ठीक है। ये हमने इसके जो पीछे मैंने इसके कलई कर दिया, ठीक है। इसके एक सिरे को M1 बोल दी, दूसरे को M2, ठीक। अब देखो इसका क्या, यही इसके बीच की जो दूरी होती है हो, दर्पण का द्वारक क्या होता है, M1 और M2 के बीच की दूरी, यानी कि दोनों सिरों के बीच में गैप कितना है ना। ये जो गैप होता है दोनों सिरों के बीच का, उसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक। तो हम यहां लिखते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट, दर्पण का द्वारक M1 और M2 के बीच की दूरी, दर्पण का द्वारक क्या है, M1 और M2 के बीच की दूरी, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम आ जाते हैं यहां पे। अब जो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, बिल्कुल मिड पॉइंट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं दर्पण का ध्रुव, इसको हम दर्शाते हैं P से। अब दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु P को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हर चीज को बेटा फिगर से समझो, आसानी से समझ पाओगे, ठीक हो गया ना। अब इसके बाद तुम्हारा क्या आ गया, मुख्य अक्ष। थर्ड पॉइंट यहां पे हम लिखे दे रहे हैं तुम्हारा मुख्य अक्ष। हम मान लिया दर्पण के सामने ही वस्तु रखेंगे, पक्का है 100%। दर्पण के सामने हम कहीं पर भी वस्तु ऐसे रख दिए, मान लिया हमने यहाँ पे रख दिया एक वस्तु। अब वस्तु जहां रखेंगे वहां से दर्पण तक हम एक काल्पनिक रेखा मान लेंगे, उसी को बोलेंगे मुख्य अक्ष। तो वस्तु शुरू हुआ ना, तो वस्तु से ध्रुव तक, ध्रुव थोड़ा ऊपर किए दे रहे हैं, नीचे ऊपर होगी, नाम से तो हम लोग यहाँ वो लेकर के तो बैठे नहीं है, ठीक है, जो मेजरमेंट है, तो इसलिए हम मान ले। तो वस्तु से ध्रुव के बीच खींची गई काल्पनिक रेखा, ये क्या है, हमने वस्तु है, ध्रुव है ना, इसके बीच हमने क्या किया, काल्पनिक रेखा खींचती, इसी को बोल देते हैं हम लोग दर्पण का ध्रुव, सॉरी मुख्य अक्ष, इसको मुख्य अक्ष, सॉरी, ठीक है। वस्तु से ध्रुव के बीच खींची गई काल्पनिक रेखा ही
मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या हुआ, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस की अगर हम बात करें, देखो जब हम वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे तो दर्पण से एक किरण जाएगी, दर्पण से टकराएगी, टकरा कर वापस आएगी, 100% है ना। तो यहां से एक किरण गई, मान लिया यार, ऐसे इससे टकराई, टकरा करके ऐसे वापस आई। तो ये जो किरण गई तुम्हारी वस्तु से और दर्पण से टकराने के बाद ये किरण काल्पनिक रेखा को जिस बिंदु पे काटेगी उसी बिंदु को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। ठीक, तो तुम कह सकते हो वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद काल्पनिक रेखा को जिस बिंदु से काटती हुई गुजरती है, जिस बिंदु पे काटती है उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे मुख्य फोकस की डिफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। मुख्य फोकस वस्तु से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन होगा ना बेटा, जब टकरा के वापस आएगी, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। देखो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं, जानो। अब फोकस दूरी क्या है, देखो तुम्हारा मुख्य फोकस ये हो गया, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है ये मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। अब इसके बाद आ गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को बेटा कैपिटल सी से दर्शाते हैं। अब वक्रता केंद्र क्या होगा, इसे थोड़ा समझना पड़ेगा तुम लोगों को, है ना। अभी मैं तुम लोगों के पास कुछ मंगाया था, मैं ला बोल लो। देखो सपोज है ना, अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हारी मान लिया कि बॉल है, ठीक है। ये मान लिया कांच की है, किसकी है, कांच की है, ठीक है। तो इसको मान लो मिड पॉइंट इसका कौन सा होगा, ये होगा ना। इसका एक मान लिया मिड पॉइंट ये है, तो अगर हम इसको यहाँ पर प्रकार रखेंगे तो चारों तरफ की दूरी बराबर होगी ना, ठीक है। तो इसको हम क्या, एक कांच का खोखला गोला, तो इसको हम क्या बोले, कांच का खोखला गोला, खुखलो है ना, तो कांच का खोखला गोला। अब इसका जो केंद्र क्या होगा, तो मिड पॉइंट होगा, जहां से चारों तरफ की दूरियां बराबर होंगी, ठीक है। अब इसी अगर कांच के खोखले गोले को हम काट दें, क्या करें, ऐसे काट दें, ठीक है, ये इतना पार्ट निकाल लें, तो उसको एक तरफ पेंट कर दें निकाल के, तो गोला रहेगा ना, तो गोलीय दर्पण हो जाएगा ना। तो गोली उस, तो वो जो दर्पण होगा
उस दर्पण का जो वक्रता केंद्र होगा यही होगा। ठीक, यानी कह सकते हो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग है उस कांच के खोखले गोले का जो केंद्र है वही केंद्र उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। बात है ना समझ में? यानी कि जिस गोले से कांच के दर्पण को बनाया गया होगा उस खोखले गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, जो लोग यहाँ पे लिखे ले रहे हैं वक्रता केंद्र, ये थोड़ी लंबी डिफिनेशन होगी। गोलीय दर्पण कांच के जिस कांच के जिस गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी कांच के खोखले गोले का केंद्र उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे कैपिटल सी से लिखते हैं। देखो, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी कांच के खोखले गोले का केंद्र उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब सपोज मान लिया ये जब अगर ऐसे काटा गया गोला होगा तो इसका जो मेन पॉइंट आएगा ये लगभग यहाँ पे होगा। ठीक है, दर्पण के इधर सॉरी मुख्य फोकस के इधर, तो इसको हम कैपिटल सी से दर्शाएंगे। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद में तुम्हारा क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, एक ये हो गया, दूसरा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हमेशा कैपिटल आर से लिखते हैं। ठीक है, तो यहां देखो ये चीज है, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होगी यहां से यहां तक की पूरी दूरी, ये मुख्य फोकस है, इसको यहां लिख दिया। अब मान लिया यहां से ये पूरी दूरी, यहां तक की दूरी जो है इसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव हम केवल ध्रुव लिखते हैं। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से लिखते हैं। देखो तुम लोग जो है दर्पण समझ पाए, ध्रुव समझ पाए, मुख्य अक्ष समझ पाए, ये जो काल्पनिक रेखा है ये, इसके अलावा मुख्य फोकस समझ पाए, मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, ये जान पाए। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण कहते हैं, सॉरी उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ये समझ पाए। और ध्रुव से और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ये समझ पाए। हम लोग समझेंगे कि वस्तु और प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता कैसे। वस्तु के प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है। अगर उन 3 नियम में से अगर तुम 2 नियम फॉलो कर लोगे तुम्हारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, देखो जैसे मान लिया प्रतिबिंब बनने के नियम।
प्रतिबिंब बनने के तीन नियम है। फर्स्ट है तुम्हारा क्या, देखो हम तुमको यहाँ पे नियम समझा दे रहे हैं थोड़ा, ठीक है, इसको मत के दे रहे हैं, दूसरा फिगर बना दे रहे हैं। सबसे पहले ये तुम्हारा हो गया क्या दर्पण, इसके पीछे हमने कर दिया कलई M1 और M2, एक हम और बना ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा M1 और M2, इसके पीछे भी हम लोग कर लिए क्या कलई, ठीक है। एक और हम लोग बना ले रहे हैं ये M1 और M2, पीछे कर दिया मैंने पेन, मिड पॉइंट इन सबका हो गया ध्रुवी। ये अब मान लिया इसके सामने एक वस्तु रखी है, क्या ये मान लिया ये मुख्य ध्रुव, इसके सामने एक वस्तु यहाँ पे रखी है, हो गया। अब इस वस्तु से इस ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा हो गई जिसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर भी हम एक वस्तु रख के दे रहे हैं, तीन नियम है, तीन फिगर से तुम लोगों को समझा दे रहे हैं। ये एक काल्पनिक रेखा हो गई जो मान लिया नीचे ऊपर हो सकता है तुम्हारे समझने के लिए। ये वस्तु मैंने यहां रख दिया, काल्पनिक रेखा हो गई, ठीक है। अब इसके तीन नियम है। अब ये वस्तु से जो किरण जाएगी यहाँ पर दर्पण पर टकराएगी, वो तीन तरीके से जा सकती है। या तो यहां से किरण बिल्कुल सीधी जाएगी, ठीक है। दूसरा, या तो किरण मुख्य फोकस से जाएगी, या तो वक्रता केंद्र से जाएगी। केवल तीन नियम है। जाने के बाद वापस आने का भी नियम है, ठीक है। जैसे तुम्हारा यहां पर क्या मैंने बताया, जैसे सपोज मुख्य फोकस पहले होता है, यह मुख्य फोकस मान लो, इसे वक्रता केंद्र मान लो। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र हो गया, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। अब अगर तुम्हारी जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, अब प्रकाश की किरण अगर वस्तु से जाएगी दर्पण से टकराने के लिए चिकने तल पे, तो या तो वो सीधी जाएगी बिल्कुल, या तो तिरछी जाएगी। तिरछी जाने का मतलब यानी कि या तो वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी या फिर मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तीन नियम है, तीन नियम में से तुम दो नियम का फॉलो करोगे, तुम्हारा प्रतिबिंब बन जाएगा। अब जाने के बाद वापस आने का भी नियम है, ठीक। तो चलो पहला समझते हैं कि अगर वस्तु से प्रकाश की किरण बिल्कुल मुख्य अक्ष के लंबवत गई, बिल्कुल सीधी ऐसे गई, तो ये दर्पण से टकराई, टकराने के बाद इसका क्या होगा, परावर्तन। तो टकराने के बाद ये कहां से वापस आती है, मुख्य फोकस से। पहला नियम हो गया बेटा, यही तुम्हारा पहला नियम है, ठीक है, यहां लिखे दे रहे हैं। अब यहां पहला नियम तुम्हारा क्या हो गया, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के लंबवत मतलब बिल्कुल इसके सीध में जा रही है ना, मुख्य अक्ष के, है ना, लंबवत जाती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से वापस आती है। ये पहला नियम हो गया ना। मैंने क्या लिखा, यही ना कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के लंबवत गई तो परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर वापस आती है। समझ गए पहला नियम। दूसरा नियम देखो, ये हो गया तुम्हारा दूसरा नियम, नीचे लिखे दे रहे हैं दूसरा नियम, ठीक है। ये हो गया दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, अब जब वस्तु से होकर जाने वाली, ये मान लिया मुख्य फोकस हो गया, बेटा मान लिया यहाँ केवल समझाने के लिए तुम्हारे लिखा गया है, कोई यहाँ मेजर नहीं रखा है, ठीक है। अब दूसरा, जब प्रकाश की किरण वस्तु से मुख्य फोकस से होकर गुजरती, किससे, मुख्य फोकस से होकर जब जाएगी, ठीक है, तब किससे आएगी, तब हम मुख्य अक्ष के लंबवत वापस आएगी, ऐसे, ठीक है। वस्तु से प्रकाश की किरण गई, किससे, मुख्य फोकस से होकर गई, परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के लंबवत वापस हो गई। देखो यहाँ मुख्य फोकस से गई थी, तो
ठीक है, ये सॉरी मुख्य अक्ष के लंबवत गई थी तो मुख्य फोकस से वापस हुई, यहाँ पे मुख्य फोकस से गए तो मुख्य अक्ष के लंबवत वापस हुई, बिल्कुल सीधी वापस हुई ना। दूसरा नियम क्या तुम्हारा, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के लंबवत वापस आती है। ठीक है, अब तीसरा नियम देखो, यहाँ पे तीसरा नियम है तुम्हारा ये क्या है, ये है वक्रता केंद्र। ठीक है, इसे हम मान लिया क्या, वक्रता केंद्र। अब जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, है ना, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी गई तो परावर्तन होगा, यहाँ पे टकराएगी, टकराने के पश्चात ही अपने ही रास्ते से वापस वक्रता केंद्र से होकर ही वापस चली आएगी। समझ गए ना। ठीक है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर के वापस चली जाएगी। ठीक है, समझ गए ना, ये इससे आगे निकल जाएंगे, ऐसे बना दो। ठीक है, इसके आगे निकल गए। ठीक, तो तीसरा नियम यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर वापस आती है, देखो तुम्हारा टॉपिक आ गया प्रतिबिंब क्या होता है। मैंने तुम्हें बताया प्रतिबिंब बनने के नियम, अब हम बता रहे हैं प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है, अब मान लिया ये कोई दर्पण है, इसको मैंने पीछे ऐसे कलाई कर दिया, खट 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 खट, अब इसको मैंने बना दिया ध्रुव, हो गया ना, यहाँ रख दिया वस्तु, मैंने रख दिया। अब वस्तु से काल्पनिक रेखा ऐसे खींच दी मैंने ध्रुव तक। इसके बाद में वस्तु ये, इसको M1 M2 बेटा तुम लोग लिख लिया करो, समझदार हो सब लोग। ठीक है, बहुत अच्छे हो, टैलेंटेड हो, क्या बोलते हैं, जीनियस हो। ठीक है, हाँ, अब ये वस्तु से प्रकाश की किरण ऐसे गई और कहाँ टकराई, दर्पण से, और फिर टकराने के बाद ये कहाँ से वापस हुई, मुख्य फोकस से। ठीक है, ये मुख्य अक्ष से मुख्य फोकस से होकर वापस आ गई। अब दूसरी एक किरण तुम्हारी मान लिया गई कहां से, वक्रता केंद्र से। ठीक है, ये मान लिया क्या है, ये है वक्रता केंद्र सी। अब तुम्हारी दूसरी किरण ऐसे गई वक्रता केंद्र से, टकराई, और टकराने के बाद फिर क्या हुआ, इसी रास्ते से ऐसे वापस आ गई। ठीक है, आगे निकल गई ऐसे। ठीक है, ये निकल गई तो क्या हुआ, इसने यहाँ पे काटा ना, परावर्तन के पश्चात काटे, परावर्तन के पश्चात काटे हैं किरणें एक दूसरे को, जहां पर वो बिंदु क्या कहलाता है, वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहां से एक हम लंब दिखा देंगे मुख्य अक्ष से, ये क्या हो गया प्रतिबिंब। ठीक है, तो हम बताओ प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो ये बोल सकते हैं वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटती हैं, ये हो गया ना, इस बिंदु पे काटा ना एक दूसरे को, तो जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटती हैं वह बिंदु ही वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, और वस्तु को उस प्रतिबिंब का बिंब कहते हैं। वस्तु को दूसरा नाम है, वस्तु को बेटा वस्तु को बिंब भी कहते हैं, जान लो। ठीक है, वस्तु को क्या बोलते हैं, बिंब। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले आओ, इसकी डिफिनेशन यहाँ लिखते हैं, वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन
वर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब इसमें हो गया वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु का प्रतिबिंब दो प्रकार के बनते हैं। पहला, मार्कर नहीं चल रहा है तुम्हारा, चलो इससे लिख करके देखते हैं। ठीक है, पहला वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक ये भी सही नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? देखो, वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरणें जो है, ठीक है, परावर्तन के पश्चात जब वास्तव में किसी बिंदु पे मिलती हैं, ठीक है, जब वास्तव में किसी बिंदु पे मिलती हैं तो वह वास्तविक प्रतिबिंब। जब मिलती हुई प्रतीत हो लेकिन वास्तव में ना मिले तो वह आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, सपोज तुम लोग जैसे कभी तुम लोगों को लगता है रोड पे, ठीक से मारीचिका बोलते हैं, जो बताने जा रहे हैं, रोड पे जब खूब तगड़ी धूप हो, ठीक है, और तुम्हें लगता है कि हाँ वहां देखो पानी भरा, धूप चमका करता है ना, चमका लगता है पानी भरा ना, तो लेकिन वहां वास्तव में पानी होता है नहीं ना। तो लेकिन जहां वास्तव में पानी, वो पानी है, लेकिन वहां पर वास्तव में पानी नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? मारीचिका बोलते हैं। समझ में आ गई ना बात? तो वही याद है, जहां पर परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रहे हो, वास्तविक प्रतिबिंब। जहां पर काटते हुए प्रतीत हो, ठीक है, वो आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, समझ गए ना बात? यहां लिखो, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा क्या है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब है ना। परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे को वास्तव में ना काटें मात्र काटती हुई प्रतीत हो तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। रुको, तो तुम्हारा आभासी प्रतिबिंब क्या है ना, यानी कि प्रकाश की किरणें जब परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को हकीकत में ना काटे, मात्र काटती हुई तुम्हें प्रतीत हो, ऐसा लगे कि काट रही है लेकिन काटे ना, तो वो जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत होती है उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा सेकंड पार्ट था, चैप्टर था प्रकाश। अब लोग थर्ड पार्ट में तुम्हारा डिस्कस करेंगे कि प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनते हैं, ठीक है, यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना, किन किन स्थितियों पर वस्तु रखी जाती है तो किन किन स्थितियों पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर तुम लोगों के वीडियो हमारा समझ में आ रहा है, पढ़ाई समझ में आ रही है, तो हमारा वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ताकि हम लोग वीडियो अच्छा बना सकें, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ द लक।